गुड मॉर्निंग टू अवर स्टूडेंट। आज हम करने जा रही हैं +1 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 4 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकाकी स्वामित्व। एकाकी का मतलब एक व्यक्ति का, स्वामित्व मतलब स्वामित्व। यानी कि ऐसे बिजनेस के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। वैसे कई फॉर्म होते हैं बिजनेस के, पर उसमें से हम आज जो स्टडी कर रहे हैं वो ऐसे बिजनेस की फॉर्म है जो एक अकेले व्यक्ति के ही स्वामित्व के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं एकाकी स्वामित्व या एकाकी व्यापार या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो इसके देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे के वीडियो को सुन भी लोगे तो भी उससे लर्न हो जाएगा ये। तो आज इसके अंदर इसका मीनिंग, इसके कौन कौन से फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग हम करेंगे, इसके फीचर्स, इसके क्या हमें एडवांटेज होते हैं और क्या लिमिटेशन। यानी कि एक इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर ही हमारा ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो एकाकी व्यवसाय है इसका प्रचलन कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस तरीके से हुआ। तो देखो प्राचीन काल जो था, क्योंकि उसमें बिजनेस बहुत छोटे छोटे पैमाने पर किए जाते थे। इतने आज के टाइम में जो लार्ज स्केल पे बिजनेस हो रहे थे ऐसे प्राचीन समय के अंदर नहीं थे। इसलिए एकाकी व्यापार ही व्यावसायिक संगठन का सबसे ज़्यादा प्रचलित स्वरूप था। प्राचीन समय की बात कर रहे हैं हम। धीरे धीरे क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, इसके साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में भी वृद्धि होने के कारण व्यवसाय का जो है विस्तृत पैमाने पर विकास होने लगा या पैमाना उसका बढ़ने लगा। और व्यवसाय के बड़े पैमाने पर होने के कारण पूंजी, प्रबंध, दायित्व इनसे संबंधित बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। और इसी तरह से कई बिजनेस सार्वजनिक हित के व्यवसाय कर रहे थे, तो इस कारण उसमें सरकारी हस्तक्षेप भी महसूस किया जाने लगा। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए व्यावसायिक संगठन के बहुत सारे प्रारूपों का जन्म हुआ है, जिनको हम आगे चैप्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, जो हमारा एकाकी व्यवसाय था, ये प्राचीन समय से भी स्टार्ट है। हर जगह, हर स्थान, हर कंट्री के अंदर जब बिजनेस स्टार्ट होता है और प्राचीन समय के अंदर देखें तो छोटे छोटे ही बिजनेस होते थे। इस कारण इनको एकाकी व्यापारी ही या एकाकी स्वामित्व वाला बिजनेस ही कहते थे। अब आता है मीनिंग ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म के बारे में बात करें, इसके प्रारूप का अर्थ। व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों का संबंध व्यवसाय के स्वामित्व के साथ साथ होता है। स्वामित्व एक वैधानिक धारणा बताई है जो व्यवसाय के स्वामियों के अधिकार और दायित्व को निर्धारित करती है। और स्वामित्व के विभिन्न प्रारूपों के साथ साथ स्वामियों के अधिकार दायित्व भी बदल जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति का स्वामित्व है तो सारा कंट्रोल उसका है, उसमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है, सब कुछ उसको मिलेगा। अगर प्रारूप बदल कर मान लेते पार्टनरशिप हो गया तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा बंदे हो जाएंगे, तो क्या होगा, उनका स्वामित्व भी, अधिकार भी, दायित्व भी सब बंट जाएंगे आपस में। तो चलो हम इसके करते हैं एक डायग्राम के द्वारा करते हैं हम इसको, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। यहीं से समझ आ जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने। कौन सा, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। अब देखो प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से होते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। सबसे पहले आ गया सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली आ गया, और लास्ट वाला क्या आ गया इसका, पार्टनरशिप और उसके बाद आ गया पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू वेंचर आ गया। इसके बाद आता है इनकॉर्पोरेटेड में 2 आते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी आगे और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस आगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का। सार्वजनिक क्षेत्र वाले में, पब्लिक सेक्टर वाले में कौन से आते हैं, पब्लिक सेक्टर में जो हमारे बिजनेस आते हैं, सबसे पहले आता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और जो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं उसमें आते हैं
पब्लिक कॉरपोरेशन आ गए और गवर्नमेंट कंपनी आ गई। और थर्ड हमारा है जॉइंट सेक्टर, मतलब मिश्रित क्षेत्र, जिसमें इन दोनों की भागीदारी हो सकती है, इन दोनों की भागीदारी होती है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं मिश्रित क्षेत्र। तो हम सबसे पहले देखो, हमारा इसमें सबसे पहले हमने किया था यहाँ से ये, फिर आया नॉन इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड का पहला हमारा आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज हम इसके बारे में स्टडी कर लेंगे, क्या होता है ये। सबसे पहले सोल ट्रेड और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। अगर क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का, प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है, तो बच्चे कंपनी का या कुछ और दे देते हैं, तो वो नहीं है, ये है हमारा एकाकी व्यापार। वर्तमान समय में जितने भी व्यावसायिक संगठन के स्वरूप है, वे सभी इस व्यवस्था के विकसित रूप ही है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका चलन मिलता है। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता बढ़ी, सभ्यता का विकास हुआ, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे एकाकी जो स्वरूप था सामूहिक रूप में बदल गया, जिसको हम साझेदारी भी कह सकते हैं, कंपनी भी, कई नामों से आप पुकार इनको सकते हो। परंतु एकाकी व्यापार अपने गुण और विशेषताओं के कारण आज भी सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक संगठन माना जाता है। अब आता है इसका मीनिंग, पढ़ेंगे हम कि मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ऊपर वाला फॉर्म के बारे में था, मीनिंग ये है हमारा इस एकाकी स्वामित्व का अर्थ। एकाकी व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है। देखो इसके नाम में ही पता चल जाता है मीनिंग। एक अकेला व्यक्ति स्थापित करता है, वह स्वयं ही आवश्यक पूंजी लगाता है, इसमें जितनी जरूरत होगी वो सारी पूंजी खुद ही लगाएगा, उसमें जितना भी चातुर्य या जो भी उसको ज्ञान होगा उसका प्रयोग करते हुए प्रबंध और संचालन भी वो खुद करता है, और इसमें जितने भी लाभ हानि होते हैं उसका खुद स्वयं ही अधिकारी होता है। और ऐसे व्यवसायी को हम क्या कहेंगे, एकाकी व्यापारी, और ऐसे व्यवसाय को क्या कहा जाएगा, एकाकी व्यापार कहा जाएगा। यहाँ पर देखो अभी सारा एक एक से रिलेटेड आ रहा है। अकेला व्यक्ति पूंजी लगाता है, अकेला व्यक्ति प्रबंध करता है, अकेला संचालन करता है, लाभ हानि अकेला लेता है। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि एकाकी व्यापार का अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि वो अकेला ही व्यक्ति ही व्यापार की सारी क्रियाओं का संचालन करेगा। यानी कि अकेला ही, इसके नाम में आ गया कि अकेला व्यक्ति व्यापार कर रहा है, तो ये नहीं है कि वो अकेला ही सारा काम करेगा, अन्य व्यक्तियों की बिल्कुल भी सहायता नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्यावसायिक संगठन की ये अवधारणा तो उसके स्वामित्व से रिलेटेड, उसके ओनरशिप से रिलेटेड है, उसकी ओर ही इंडिकेट करती है। एकाकी व्यापारी अपने व्यापार में अन्य लोगों की सहायता ले सकता है, कर्मचारी नियुक्त कर सकता है, लेकिन अंतिम जो उत्तरदायित्व है, यानी कि इस बिजनेस की फेल्योर का और सक्सेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इसी पे ही होती है। दूसरी ओर पूंजी के संबंध में अगर हम बात करें तो एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, यानी कि पूंजी में अन्य किसी व्यक्ति की भागीदारी नहीं हो सकती, काम में भागीदारी हो सकती है। काम में भागीदारी क्या कह सकते हैं, वो सैलरीड पर्सन जो है एम्प्लॉय अपॉइंट करता है और वो काम करते हैं, लेकिन अन्य व्यक्तियों से ऋण के रूप में आवश्यक वित्त प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा कि हाँ पूंजी उसको खुद लगानी है तो खुद की होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो दूसरों से लोन लेकर भी अपने बिजनेस में पूंजी लगा सकता है। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद हम इसकी विशेषता करते हैं। दूसरी जो सेकंड विशेषता है मैं आपको वही करवाऊंगी। जेम्स एल लुंडी के अनुसार एकल स्वामित्व एक अनौपचारिक प्रकार का व्यवसाय है जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है। बहुत ही आसान सी है ये परिभाषा। इसके बाद आते हैं फीचर्स। क्या है फीचर्स, तो हमें पता चल जाते हैं इसके नाम से ही। एकाकी स्वामित्व यानी कि एकाकी व्यापार की सबसे पहली विशेषता है कि इस पर एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है और व्यापार की सारी संपत्ति और जो भी साधन होते हैं वो अकेले व्यक्ति के ही स्वामित्व में होती है। दूसरा आता है सोल मैनेजमेंट, एकाकी प्रबंध, यानी कि एकाकी व्यापार में स्वामी ही साधारणतः प्रबंध के सारे काम करता है, यानी कि मैनेजमेंट के सारे काम करता है, लेकिन व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ जाने पर वह प्रबंधकों को नियुक्त कर सकता है
और यहाँ विशेष बात यह है कि प्रबंधकों के द्वारा जो काम किया जाता है उसके लिए भी वो खुद उत्तरदायी ही होगा। असीमित दायित्व, तो ये पॉइंट बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत आगे हर एक चैप्टर में ये मिलेगा आपको, तो यहीं से समझ लो। एकाकी व्यापारी का दायित्व व्यवसाय में विनियोजित पूंजी से अधिक हो सकता है। देखो, और जो व्यवसाय के फॉर्म है उसमें विनियोजित पूंजी तक ही होता है इनका दायित्व, पर इसमें ज़्यादा हो सकता है। कैसे? अर्थार्थ के तौर पे हम लेते हैं, यदि व्यवसाय में अधिक हानि हो जाए और व्यवसाय की संपत्तियों में से दायित्वों का भुगतान करना संभव न हो तो एकाकी व्यापार की न केवल घरेलू संपत्तियों का प्रयोग व्यवसाय के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जा सकता है, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हुए दिवालिया भी घोषित किया जा सकता है। यानी कि देखो, अगर व्यवसाय डूब जाता है, उसमें बहुत लॉस हो जाता है, तो वो व्यवसाय की संपत्ति उसको बेचकर अगर आप दायित्व उतारते हो, अगर उससे दायित्व नहीं उतरता है, यानी कि जो भी देनदारियां नहीं उतरती है, तो क्या किया जाता है, इसकी जो पर्सनल घर की संपत्ति होती है वो बेचकर उसका दायित्व उतारा जाता है, देनदारियां। अगर घर की संपत्ति बेचकर भी इसकी देनदारियां नहीं उतारी जाती है, तो ये जो एकाकी व्यापारी है, ये व्यक्ति है जो इसका स्वामी है, इसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता। देखो, एकाकी व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और व्यवसाय के अन्य जो प्रारूप हैं उनमें अनेक लोगों की राय लेनी पड़ती है चयन के टाइम। इस प्रकार अन्य लोगों के दबाव इसमें नहीं होता, तो वह अपनी रुचि के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुन सकता है और भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी कठिनाई के भी उसमें परिवर्तन वो कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। गोपनीयता, अब देखो, अकेला ही स्वामी है, सारी बिजनेस की बातें इस अकेले व्यक्ति को ही पता है, तो इसकी ये भी एक और विशेषता है कि ये सारी जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको क्या कर सकता है, गुप्त रख सकता है। जो भी और जो प्रारूप है उनमें ये वाला जो विशेषता है वो विद्यमान नहीं है। तो व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी केवल स्वामी को होती है और वो भी बाहरी पक्षकार इससे अनुचित लाभ नहीं उठा सकते। यानी कि जितनी भी जानकारी होती है वो स्वामी को होती है, वो गुप्त रखता है, किसी बाहर वाले को पता नहीं चलती। बाहर वालों को पता ना चलने के कारण कोई भी नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। इसके बाद है व्यवसाय नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। यानी कि व्यवसाय और ओनर जो होते हैं दोनों एक ही मानी जाती है इस प्रारूप में। तो इसमें व्यवसाय और स्वामी में कोई अंतर नहीं माना जाता, अर्थात व्यवसाय का स्वामी से, व्यवसायी से अलग कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। जो भी संपत्ति या दायित्व व्यवसाय के होते हैं वो सारे किसके होते हैं, स्वामी के होते हैं। और सारी व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी वो खुद उत्तरदायी होता है, व्यवसाय उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि सारे डिसीजन लेने की जिम्मेवारी तो उसी की है, इसलिए उत्तरदायी वही होगा। इसके बाद आगे है अविभाजित जोखिम। एक व्यापारी एकाकी व्यापार के लाभ हानि, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों का संबंध किससे होता है, स्वामी से होता है। अब कहते हैं ना कि पट भी उसी का और चित्त भी उसी का, तो लाभ भी उसी के और हानि या जोखिम भी उसी को ही मिलेगा। कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त, देखो हमने ये फॉर्म पढ़ा है, ये कुछ विशेष व्यवसाय जहाँ ऐसे व्यवसाय कर रहे हैं जिनमें व्यक्तिगत सतर्कता की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, तो वहाँ केवल एकाकी व्यापार ही संभव किया जा सकता है। जैसे कृषि का हो गया, सिलाई का हो गया, मिठाई की दुकान होगी, बेकरी, ब्यूटी पार्लर, बहुत सारी ऐसी हैं जो एकाकी व्यापार के लिए ही सही होती हैं। इसके बाद आते हैं इसका बेनिफिट क्या मिलता है। सबसे पहला है क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यापारी अकेला ही व्यवसाय को संचालित करता है, उससे किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं होती। बिना किसी देरी के वो जल्दी से निर्णय लेकर अपने व्यवसाय को लाभ पहुंचा सकता है। गोपनीयता का बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, व्यवसाय को चलाने के लिए या सफल बनाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण रहस्यों को छुपा कर रखना होता है। और एकाकी व्यापारी क्या करता है, अपने व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ाने का विचार कर रहा है, तो जब तक इस विचार को वह व्यवहारिक रूप नहीं दे देता, अपने इस विचार को अपने मन में ही रखता है, किसी प्रतियोगी को इसकी खबर तक नहीं लगने देता।
तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है वो सारी स्वामी को पता होती है और स्वामी उसको छुपा कर रखता है और उन बातों का खुद ही फायदा उठाता है। डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब है कि एकाकी व्यापारी को कार्य करने के लिए किसी बाहर वाले व्यक्ति या बाहर के किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप ही प्रेरित होता रहता है, क्योंकि जितना भी लाभ होगा वो सारा किसको मिलेगा, उसी की झोली में जाएगा। इस विचार से प्रेरित होकर वो पूरी मेहनत के साथ व्यवसाय के काम में लगा होता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा सारा उसी को ही मिलेगा। व्यक्तिगत नियंत्रण, पर्सनल कंट्रोल। व्यापार का अकेला स्वामी या वही सर्वे सर्वा होने के कारण एकाकी व्यापारी का व्यवसाय पर ही पूरा नियंत्रण होता है। सभी कर्मचारी उसी के प्रभाव में होते हैं। कोई भी कार्य में लापरवाही नहीं कर सकता। इस प्रकार कम समय और कम लागत पर अधिक और अच्छा काम भी संभव हो जाता है। व्यवसाय में सुगमता, इजी फॉर्मेशन। एकाकी व्यापार की स्थापना करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी नहीं है। जैसे ये व्यवसाय बिना पंजीकरण के शुरू किया जा सकता है। पर हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, यदि कोई ऐसा व्यवसाय शुरू कर रहे हो आप जिसके लिए कोई सरकारी प्रतिबंध जैसे लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो लेना पड़ेगा। जैसे दवाइयों की अगर दुकान खोल रहे हो तो लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये थे इसके एडवांटेज। अब आती है इसकी लिमिटेशन। देखो, जिसके कुछ बेनिफिट होते हैं उसके कुछ लिमिटेशन भी जरूर मिलेगी। तो सबसे पहला हमारा है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। देखो, एकाकी व्यापारी के वित्तीय साधन जो है व्यवसाय की अपनी स्वयं की पूंजी और उसकी बाहर से उधार रुपया लेने की क्षमता तक ही सीमित होती है। एक अकेले व्यक्ति के पास ये दोनों साधन इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होते और वह अपने व्यापार का पैमाना बड़े पैमाने के व्यापार के लाभ उठा सके। यानी कि बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते जिससे कि वो बहुत बड़े पैमाने पर व्यवसाय करके उसका लाभ उठा सके, इतना उसके पास नहीं होता। अस्थायी अस्तित्व। एकाकी व्यापारी के संचालन में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है। किस कारण? यदि किसी कारणवश या अस्वस्थ होने के कारण एकाकी व्यापारी को अपने व्यावसायिक संस्थान से अनुपस्थित रहना पड़ जाता है, बाहर जाना पड़ जाता है, तो कारोबार को या तो कर्मचारियों के भरोसे छोड़ना पड़ता है या फिर कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ सकता है। अगर बंद करना पड़ गया, कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिया, तो क्या होगा? कुछ ग्राहक असंतुष्ट हो जाएंगे, दूसरी दुकानों से माल लेने लग जाएंगे, और अगर स्वामी की कई बार मृत्यु हो जाती है तो बिजनेस बंद ही हो जाता है। ऐसी भी इसमें सिचुएशन आ जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अभी आपको पहले एक्सप्लेन करके बताया, वो सेम पॉइंट है, फीचर्स के अंदर आया ये। एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कमी इसमें असीमित दायित्व है, यानी कि अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम का पाया जाना। एकाकी व्यापारी को ही व्यवसाय का सारा जोखिम उठाना पड़ता है। अगर किसी कारणवश व्यवसाय असफल हो जाता है तो व्यवसाय का सब कुछ चला जाता है। यहाँ तक व्यवसाय नहीं, यहाँ तक कि उसके सारे घर का सामान भी बिक जाता है। और इस व्यवसाय के अंदर यही सबसे बड़ा दोष है, यही सबसे बड़ी बाधा है इसके विकास में। इसके बाद है असंतुलित प्रबंधन। देखो, एक ही व्यक्ति हर तरह के निर्णय ले और उनमें एक्सपर्ट हो, ये जरूरी तो नहीं होता, क्योंकि एकाकी व्यापार को व्यवसाय में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं जैसे क्रय विक्रय, उत्पादन, विपणन, बहुत सारी खुद ही करनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं हो सकता कि इन सभी क्रियाओं का सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। उसे अनेक प्रकार की प्रबंधकीय और दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इनमें हो सकता है कि कोई निर्णय वो गलत भी लिया जा सके, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होंगे, उसके निर्णय असंतुलित होने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी से रिलेटेड, और वो सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है। तो इस वजह से क्या होते हैं, उसके डिसीजन जो है असंतुलित होने लगते हैं। दूसरी ओर, ये तो था हमारा डिसीजन लेने से रिलेटेड पॉइंट। दूसरी ओर आता है सीमित वित्तीय साधन होने के कारण वैतनिक प्रबंधकों की भी नियुक्ति नहीं कर सकता, यानी कि उनके पास जो होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं, इस कारण से वो अच्छे मैनेजर को नियुक्त नहीं कर सकते। तो व्यावसायिक संगठन का ये प्रारूप जो है प्राय प्रबंध विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। तो इस तरह से
असंतुलित प्रबंध भी होता है। तो ये इसकी 4 हमारी लिमिटेशन थी। अब इसके आते हैं कुछ क्वेश्चन, ये इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, यहाँ से आप स्टॉप करके नोट कर लेना। इसमें कुछ फिलअप्स टाइप दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है जो 1-1 नंबर के आते हैं, और फिर मल्टी चॉइस क्वेश्चन आगे। इसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन इसके काफ़ी सारे दे रखे हैं, इनको केवल आप रीड ही कर लेना, अगर बुक तो होगी नहीं इस टाइम आपके पास। ये आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें देखो क्वेश्चन इसकी कोई गाइड तो आती नहीं है, बुक में से ही सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि एकाकी व्यापार से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, और इस तरह से इसकी लाभ और सीमाएं, लगभग पूरा चैप्टर आ जाता है इस तरह से। तो ये इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये इतने ही क्वेश्चन है इसके। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर अच्छी ढंग से समझ आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।